जय श्री महाकाल, जय बाबा साहब। मित्रों, इस वीडियो में हम सुगंध के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सुगंध का इतिहास क्या है? मुगल काल से ये इतिहास चला आ रहा है। ऐसे कई स्रोत हैं जो बताते हैं कि भारत में मुगल काल के दौरान इत्र के तेल और सुगंध के उपयोग ने जीवन में एक अच्छा एहसास जोड़ा। अधिकांश मुगल बादशाह और उनकी पत्नियां इत्र की सुगंध के शौकीन थे और इसके कारण भारत में इत्र की खोज और विकास हुआ। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल इब्न मुबारक ने ऐन अकबरी, जो कि अकबर का संविधान था, एक 16वीं शताब्दी के विस्तृत दस्तावेज में मुगल बादशाह अकबर द्वारा इत्र और अगरबत्ती के निर्यात और नियमित उपयोग का इतिहास लिखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार लोकप्रिय मुगल बादशाह अकबर के पास इत्र का एक पूरा विभाग था ताकि वह और उसके उत्तराधिकारी अपने शरीर और दिमाग को एक ऐसे क्षेत्र में अच्छी तरह से सुगंधित रख सकें जहां गर्म जलवायु का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। इत्र की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, जिसमें मुगल सम्राट जहांगीर शामिल हैं, जिन्हें उद्योग के पहले संरक्षण के रूप में श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी सामात्री नूरजहां इत्र की परखी थी और गुलाब की पंखुड़ियों से सुगंधित पानी से स्नान करती थी। जल्दी ही लोगों ने जहांगीर के प्रोत्साहन से प्राकृतिक सुगंधों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे इत्र बनाने की संस्कृति आज भी जारी है। कुछ स्रोतों के अनुसार तत्कालिक मुगल रानी नूरजहां द्वारा गुलाब से इत्र के विकास की प्रक्रिया की खोज की गई थी। हालांकि ऐतिहासिक शोधकर्ताओं का कहना है कि यह वास्तव में उनकी मां अस्मत बेगम की खोज थी, जो फारस से हैं या रही थी। अवध के शासक गाजी अद दीन हैदर शाह और उनके शयन कक्ष के चारों ओर इत्र के फुहारे तैयार करते थे। ये फुहारे लगातार काम करते रहते और उसकी वजह से एक बहुत ही सुखद सुगंधित वातावरण बन जाता था और वो एक रोमांटिक माहौल तैयार करता था। चमेली इत्र हैदराबाद राज्य के निज़ामों की पसंदीदा इत्र था। मुगल काल के दौरान इत्र के प्रति लगाव अपने चरम पर पहुंच गया। मुगलों ने इत्र बनाने के जो विशेषज्ञ थे, जिनको गांधियों बोलते हैं, को बसाया था और उन्हें जमींदारी स्वीकृत की थी, मतलब उन्हें जमींदार बनाया था और उन्हें इत्र की विभिन्न किस्मों को बनाने के लिए जगह दी गई थी और बनाने दिया गया था। आज की राजधानी, जो कि एक महत्वपूर्ण प्लेस है, कन्नौज, और राजस्थान की मालवा सीमा में बड़े पैमाने पर गुलाब की खेती उस समय में हो रही थी, जहां से विभिन्न प्रकार के सुंदर गुलाब विदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्यात किए जाते थे इत्र बनाने के लिए। अधिकांश मुगल सम्राट और उनकी पत्नियां इत्र की सुगंध के शौकीन थे और इसके कारण भारत में इत्र की खोज और की गई और उसका विकास हुआ। तेलों के पहले प्रशंसकों में से कुछ भारत के मुगल रईस थे। 18वीं शताब्दी के मुगल वंश के पतन के बाद नवाबों ने अवध पर शासन किया और इसके शासक बने। दिवंगत नवाब वाजिद अली शाह कथक डांसर थे। नवाब युग के दौरान भारत के अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में कला और शिल्प का दृश्य विकसित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने नृत्य अभ्यास के दौरान बहुत पसीना बहाया था, इसलिए वे मेहंदी का इत्र लगाती थी और अवध ने
खेती और इटार शिल्प कला को बढ़ावा दिया, जो आज तक जारी है। इत्र का इतिहास भारत में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कन्नौज, मैं फिर से दोहराता हूँ, इत्र का इतिहास भारत में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कन्नौज में इतिहास से बहुत जुड़ा हुआ है। यह नगर मुगल काल और अवध रियासतों के माध्यम से प्राचीन काल से लेकर आज तक इत्र की विरासत से जुड़ा हुआ है। कन्नौज परफ्यूम की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और कन्नौज के हजारों सालों से परफ्यूम का व्यापार होता रहा है। कन्नौज में इत्र उत्पादन की प्रमुख भूमिका के कारण शहर को भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है। मैं दोहराता हूं कि कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है और कन्नौज भारत के लिए वही है जो फ्रांस के लिए ग्रास है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञ कहते हैं कन्नौज हजारों वर्षों से देश की सुगंधित शहर रहा है। यह शहर मुगल काल से पहले भी प्राकृतिक इत्रों के लिए जाना जाता था। जब सुगंधित वनस्पति जैसे चंदन, कस्तूरी, गुलाब, कपूर, केसर आदि का उपयोग प्राकृतिक सुगंध बनाने के लिए किया जाता था। मुगल काल में भारत के दौरान इन प्राकृतिक जैविक इत्रों को और खोजा और प्रयोग किया गया था। कन्नौज इट्टिका को बौद्धिक संपदा समझौते के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के भौगोलिक संकेत के तहत संरक्षित किया गया है। मैं दोहराता हूँ, कन्नौज ईटी को बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब टिप्स समझौते के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के भौगोलिक संकेत मतलब जीआई के तहत संरक्षित किया गया है। यह भारत सरकार के जीआई अधिनियम 1999 के कन्नौज इत्र के रूप में आइटम 157 157 में सूचीबद्ध है। पंजीकरण के साथ पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा पुष्टि की गई है। तो मित्रों, ये जो इतिहास था इत्र का मुगल काल और कन्नौज जो कि एक तरीके से शहर है जहाँ पर कि इत्र बनाया जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि कन्नौज को इत्र की राजधानी कहा जाता है या भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कन्नौज हजारों वर्षों से भारत का सुगंधित शहर रहा है। तो इस इत्र नगरी से जो इत्र है उसका उपयोग हम अलग अलग जो समस्याएं हैं, रोग हैं, उनके निदान में बाबा साहेब के आशीर्वाद स्वरूप करते हैं। तो जो भी कुछ समस्या हो हम उस संदर्भ में ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने और समझने के लिए। लोगों को बताइए। और आज के युग के अंदर जब एलोपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों से नुकसान की संभावना है, वहीं पर इत्र जो कि बाहर से लगाया जाता है, एरोमा थेरेपी का या सुगंध चिकित्सा का आज के समय में बहुत बहुत उपयोग हो रहा है। तो उसका उपयोग करें एवं स्वस्थ रहें। धन्यवाद।